चलो तो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा स्टार्टिंग स्ट्रेस से होता है, और स्ट्रेस का मतलब सीधा सीधा सा होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ये डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला भी है। स्ट्रेस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, आपने एक टर्म यूज सुना होगा प्रेशर, उसका भी फॉर्मूला यही था, फोर्स बाय एरिया, याद आ रहा है? प्रेशर भी हमने यही पढ़ा था, फोर्स बाय एरिया। तो ध्यान रखना कि प्रेशर हम लोग नॉर्मली गैस या लिक्विड में यूज करते हैं। प्रेशर टर्म हम लोग गैस या लिक्विड में यूज करते हैं, जबकि स्ट्रेस टर्म हम लोग सॉलिड्स में यूज किया करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, इसका ये जो एरिया है ये ए है, और इस पे आपने फोर्स लगाया एफ। मैंने पूछा कि जरा बताओ इसमें स्ट्रेस क्या लग रहा है भाई, तो आप बोलोगे सर इस पे फोर्स लग रहा है एफ, और इसमें एरिया है इसका ए, है ना। पर यूनिट एरिया क्या है इसका? ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका स्ट्रेस हो जाएगा एफ बाई ए। अभी देखो इस स्ट्रेस का दो और टाइप्स हम लोग डेफिनेशन देते हैं। एक है नॉर्मल स्ट्रेस, क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं एफ साइन थीटा बाई एरिया, इसको एनएस भी बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, और इसको डिफाइन करते हैं एनएस से। अच्छा, ये एफ साइन थीटा बाई एरिया का मतलब क्या होता है भाई? देखो, मान लो इसी ऑब्जेक्ट में हमने एक फोर्स, ये उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ऐसे लगाया। अभी ये तो कोई भी बता सकता है कि ये फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, होगा नहीं होगा, बताओ। अगर हमने इस एंगल को थीटा माना, तो आप खुद ही बता सकते हो कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलेंगे ना नॉर्मल फोर्स। जरा बताना नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है। तो देखो भाई, ये एफ है, ये थीटा है, तो जाहिर सा बात है इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, और अगर एफ इधर लग रहा है तो उसका कंपोनेंट इस तरफ जो आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा। देखो ये वाला अलग था, पिछला केस नहीं, हम लोग इसका बात नहीं कर रहे, हम लोग ये जो एफ कॉस थीटा इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जैसे ही आप सोचोगे तो आप सीधा सीधा से बोलोगे कि सर नॉर्मल स्ट्रेस मतलब नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देर सा बात सही है। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अबे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है भाई? बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो फोर्स लेते हैं वो लेते हैं टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे बोलेंगे फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो सीधा सीधा सब मुझे आप ही लोग बताओ ना भाई, टेंजेंशियल सरफेस में जो फोर्स लग रहा है, उस टेंजेंशियल सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा बोलेंगे एफ कॉस थीटा बाई एरिया, ठीक है। तो अभी तो कुछ टेंशन का बात ही नहीं रहा, सीधा सीधा हमें पता चल चुका है कि स्ट्रेस क्या होता है ना, वो सीधा हम लोग जानते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग जान चुके हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज force which is tangential to the surface by area।
मतलब या सिंपली बोलो टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, ठीक है। बट इन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अभी अगला वाला है, ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बिल्कुल इस स्ट्रेस की तरह ही होता है, एग्जाम में ये पूछना चाहेगा और पूछ देगा, इसको पूछेगा, फॉर्मूला सेम ही होता है। बोलोगे सर जब स्ट्रेस का ही सब कुछ सेम है तो उसका नाम ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों है, उसको अंतर रहा होगा ना। तो हाँ बिल्कुल अंतर है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जो फिफ्थ जो फोर्स आप देख पा रहे हो ये वो फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाए, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो फोर्स या उतना फोर्स जिससे कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाए बाय एरिया, दैट इज फोर्स बाय एरिया, या और जैसे बोलो तो ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस को अगर प्रैक्टिकली समझना चाहूं, स्ट्रेस क्या होता है, या नॉर्मली हम लोग स्ट्रेस किस टर्म सेंस में यूज करते हैं, तो जब दिमाग पे ज्यादा भार या बोझ होता तो बोलते हैं बड़ा स्ट्रेस है इस काम का, है ना। तो सॉलिड्स में स्ट्रेस को डिफाइन करने का तरीका तो हम लोग मैथमेटिकली देख लिए, लेकिन अगर सेंस वाइज देखें तो यहाँ भी मतलब वही है ना। किसी चीज को अगर आप मान लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, हमने इस तरह फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी खिंचाव आ रहा है ना, तो ये जो खिंचाव आ रहा है ये स्ट्रेस है। अच्छा, आपने इधर फोर्स लगा दिया भाई इस पर उल्टा, अभी इस पे दबाव पड़ रहा है, ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस नॉर्मली क्या होता है ये समझ रहे हैं, तो फोर्स लगाने का एक रीजन, या यूं बोलो कि फोर्स लगाने से एक जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि फोर्स लगाने का जो रिजल्ट होता है, एक तो ये कि ऑब्जेक्ट पे दबाव पड़ेगा। मान लो कि आप दीवार पे प्रेशर लगा रहे हो, दीवार टूटता तो नहीं है ना, लेकिन हाँ दबाव तो बिल्कुल पड़ता है, आप फोर्स लगा रहे हो तो। अच्छा, उसी की तरह एक और टर्म होता है स्ट्रेन। क्या होता है, ये स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेस की तरह ही है, यानी यूं बोलो कि फोर्स का एक और एप्लीकेशन है। नॉर्मली हमने पढ़ा कि स्ट्रेस मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, उससे उस पे जो दबाव बना, ठीक है ना। लेकिन फोर्स से ये भी तो हो ही सकता है ना कि आपने जिस चीज को खींचा था, तो मान लो कि आप वो ऑब्जेक्ट कमजोर है, वो ऑब्जेक्ट अगर कमजोर है तो खींचा जाएगा। जैसे मान लो आपने एक रबर बैंड पकड़ा और उसे आपने फोर्स लगाया, उस पर खींचा अपनी तरफ, तो वो तो खिंचाएगा ना बाबू। जैसे मान लो ये रबर बैंड था, आपने उस पर इधर और इधर फोर्स लगा दिया, अभी क्या होगा, ये रबर बैंड इलोंगेट करेगा। तो इस बार जो स्ट्रेस था उसके साथ साथ डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, इलोंगेशन, है ना। कई बार जैसे मान लो अगर स्प्रिंग होता, अगर स्प्रिंग होता तो इलोंगेशन तो पॉसिबल था ही, साथ में कंप्रेशन भी पॉसिबल था। तो कहने का मतलब कि स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है लेंथ में चेंज, है ना। चलो लिख लेते हैं स्ट्रेन को, इसको नॉर्मली डिफाइन करते हैं, इलोंगेशन या कंप्रेशन पर यूनिट लेंथ। लेंथ के हिसाब से अभी बात करते हैं, जैसे पिछले वाले स्ट्रेस में हम लोग देखे थे फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम लोग बात कर रहे हैं इलोंगेशन या कंप्रेशन पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली बोलूं तो कहूंगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मैथमेटिकली ऐसे भी लिख ही सकता हूं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक काम और इसमें कर सकते हैं, वो ये कि इसका यूनिट और डायमेंशन के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। जरा बता ना इसका यूनिट क्या होगा भाई। वो लोग सर क्या पूछ रहे हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ का मान लो मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशन होगा क्या? नहीं भाई, डायमेंशन में नहीं होगा, ना तो इसका यूनिट होगा और ना ही इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ है इसलिए। ठीक है। अच्छा स्ट्रेन का हमने बात किया, स्ट्रेन हमें लेंथ के टर्म्स में बात किया है ना, बट वॉल्यूम के टर्म्स में स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन को हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं और बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो स्ट्रेन। इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। इट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, नहीं लिख देता हूं, और बल्क स्ट्रेन। इसको एक और नाम देते हैं बल्क स्ट्रेन। ठीक है, चलो बल्क स्ट्रेन को डिफाइन कर लें। डिफाइन तो करिए, तो मैथमेटिकली लिख लेते हैं। अच्छा इसका यूनिट होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। जब सिर्फ स्ट्रेन का नहीं हो रहा, जो लेंथ वाइज था, अगर इसका नहीं था तो इसका कैसे होगा? सेम ही तो है, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्ट्रेन ही है। चलो फटाफट से पॉज करके लिख लो। चलो अगला टॉपिक, इलास्टिक लिमिट। चलो इलास्टिक लिमिट लिखते हैं, द लिमिट बियॉन्ड विच, द लिमिट बियॉन्ड विच अ बॉडी कैन नॉट रिगेन, समझाऊंगा आगे, पहले लिख लो। बॉडी कैन नॉट regain its original position is called elastic limit. It's called elastic limit. देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, या इससे बड़ी एग्जांपल कुछ और होगा। आपने एक ऐसा स्प्रिंग लिया, ठीक है, पहले पेन आता था, है ना, जिसमें आप स्प्रिंग वाला पेन, जिससे कुछ ऐसा है, ऐसा होता था। यहाँ पे ऐसा होता था, ये इसको दबाइएगा तो यहाँ बाहर आएगा,
और फिर से दबाइएगा तो नेब वापस नीचे आ जाएगा। इसमें यहाँ स्प्रिंग होता था। अगर कभी उसके साथ इंजीनियरिंग किए हो तो आप नोटिस किए होगे कि इस स्प्रिंग को आप हल्का सा खींचते हो, स्प्रिंग इलोंगेट होता है। उसके बाद आप फोर्स छोड़ते हो, वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा, इस बार आपने फोर्स कुछ ज्यादा ही लगाया है। इस बार जो फोर्स है आपने थोड़ा सा ज्यादा ही लगाया है।